नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस श्रृंखला में। साथियों, हमने हिंदी साहित्य शुरू कर रखा है और हिंदी साहित्य के ये तीसरा लेक्चर है जिसके अंदर हम आज हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले वाले जो लेक्चर हैं उसके अंदर हमने ये चर्चा कर ली है कि इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो क्या रही है। तो उसके 3 पार्ट बता दिए थे आपको, शुक्ल युगीन, शुक्ल पूर्व और शुक्ल लोतर। ये 3 भागों में हमने उसको बांट के और उनके एक एक जो इतिहासकार हैं उनकी भी चर्चा कर ली थी। आज हम इससे आगे की चर्चा करने जा रहे हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा संक्षेप में मैं बता देता हूँ कि ये हमारी जो श्रृंखला है इसकी क्या विशेषताएं हैं। ये बिल्कुल यूपीएससी के पाठ्यक्रमानुसार है और इसके अंदर हम संपूर्ण हिंदी साहित्य को कंप्लीट करने जा रहे हैं। और इसका जो तरीका है वो एक आकर्षक और रोचक पीपीटी के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर हम आकर्षक और रोचक पीपीटी के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी और रिवाइज करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, हम आज का जो बिंदु हमारा रहेगा वो है साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के मुख्य तत्व। इससे पहले हमने साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को देख लिया है, उसको हमने 3 भागों में बांट के देखा है, शुक्ल पूर्व, शुक्ल युगीन और शुक्लोत्तर। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण इतिहासकार थे उनके ग्रंथ थे उनकी चर्चा कर ली है, उनकी विशेषताओं की चर्चा कर ली है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो एक बार जाके देख लेना। अब शुरू करते हैं। देखो, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के जो मुख्य तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं। साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के मुख्य तत्व है, मतलब साहित्य का इतिहास लिखेंगे तो उसके अंदर हम क्या क्या करें, किन किन तत्वों को शामिल करें। तो एक तो काल विभाजन को शामिल करना पड़ता है, काल विभाजन, फिर नामकरण को, और फिर इतिहास दर्शन को, और हिंदी साहित्य के आरंभ का समय। और ये भी तो माने कि इतिहास शुरू कब से माने, हम कब से इतिहास को मान लें कि यहाँ से शुरू होता है और तब से उसका लेखन शुरू करते हैं। तो ये मुख्य 4 तत्व हैं इसके। कौन से? काल विभाजन, नामकरण, इतिहास दर्शन और हिंदी साहित्य के आरंभ का समय। ठीक है, एक एक करके चर्चा करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं काल विभाजन की। काल विभाजन, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ये क्वेश्चन उठ के आता है कि काल विभाजन क्यों किया जाए भाई। साहित्य के इतिहास का हमें काल विभाजन किया क्यों जाए, क्यों, ज़रूरत क्या पड़ रही है, और फिर अगर करें तो उसका आधार क्या होना चाहिए, क्या आधार होना चाहिए। तो हम पहले इन्हीं की चर्चा कर लेते कि करें क्यों, करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें। देखो, काल विभाजन करना क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतिहास की समग्रता का अवबोध, ये देखो गलत लिख दिया यहाँ पे, अवबोध करने हेतु वैज्ञानिक वर्गीकरण आवश्यक होता है। अगर इतिहास की समग्रता का अध्ययन करना है हमें तो उसका थोड़ा वैज्ञानिक वर्गीकरण हमें करना ही पड़ेगा, और वर्गीकरण का मतलब काल विभाजन हो गया। ठीक है, तो फिर उसका आधार क्या होना चाहिए, काल विभाजन का आधार क्या होना चाहिए। तो आधार साहित्यिक प्रवृत्तियाँ होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले हमें इनको महत्व देना चाहिए कि साहित्यिक प्रवृत्तियाँ जिस हिसाब से बदल रही हैं उसको फिर हमें अलग काल मान लेना चाहिए। ठीक है, साहित्यिक प्रवृत्तियों के हिसाब से हमें अलग अलग काल मानने चाहिए। ठीक है, एक आधार हमने आपको बता दिया कि साहित्यिक प्रवृत्तियाँ होनी चाहिए, और दूसरा वैज्ञानिकता भी होनी चाहिए। उसमें काल विभाजन में वैज्ञानिकता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं काल विभाजन के प्रयास कौन कौन करते हैं, काल विभाजन के प्रयासों की। कि देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के अंदर भी उनके काल विभाजन किए गए हैं। तो ये प्रयास कौन कौन करते हैं, प्रयास कहाँ से शुरू होते हैं और कौन कौन करते हैं, किस प्रकार से काल विभाजन करते हैं, इनकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ये क्या करते हैं, प्रथम प्रयास करते हैं काल विभाजन का। आपको मैंने ये बताया था पिछले लेक्चर में कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा थी उसके अंदर शुक्ल पूर्व इतिहास लेखन की परंपरा के अंदर हमने उसको 2 पार्टों में बांटा था, एक तो अनौपचारिक और एक औपचारिक इतिहास लेखन। जो अनौपचारिक इतिहास लेखन है वो ऐसे ग्रंथ थे, इसमें ऐसे ग्रंथ शामिल थे जो इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से नहीं लिखे गए थे, और औपचारिक जो ग्रंथ हैं उनके अंदर ये इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से लिखे गए थे, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी सीमाएं मिलती हैं हमें, बहुत सारी सीमाएं इसमें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये जो सीमाएं थी इनके कारण हमने वो सीमाएं भी हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने शुक्ल युगीन इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ ली थी, और वहीं से हमने ये माना था कि यहाँ से वास्तव में इतिहास लेखन का एक सुदृढ़ परंपरा की स्थापना होती है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि काल विभाजन का जो प्रयास है वो सबसे पहले शुरू कहाँ से होता है। तो सबसे पहले जो काल विभाजन का प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन करते हैं, और ये औपचारिक शुक्ल पूर्व इतिहास लेखन के अंदर, औपचारिक साहित्य इतिहास लेखन वाले काल के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, देखो, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान
विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान 18वीं शताब्दी कुछ व्यक्ति विशेष पर आधारित नामकरण करते हैं। ठीक है, समझ गए आप। ये जॉर्ज ग्रेसन प्रथम प्रयास करते हैं काल विभाजन का, और इन्होंने जो आधार लिया काल विभाजन का वो गैर साहित्यिक आधार था। साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर इन्होंने काल का विभाजन नहीं किया। इन्होंने विभाजन किया वो क्या था, कंपनी के शासन में, मतलब राजनीतिक कारणों को आधार बनाया इन्हें। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, फिर विक्टोरिया के शासन में, पहले कंपनी के शासन, आपको पता है कि भारत के ऊपर पहले 1857 के क्रांति से पहले कंपनी का शासन था, उसके बाद विक्टोरिया का शासन, मतलब महारानी का शासन हो गया था। तो इस आधार पे इन्होंने कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, 18वीं शताब्दी, और फिर कुछ व्यक्ति विशेष के आधार पे भी इन्होंने नामकरण रखा था। ठीक है, इस आधार पे इन्होंने क्या किया, संपूर्ण साहित्य को 11 कालखंडों में बांट दिया। वो 11 कालखंड कौन कौन से हैं आपको याद रखने जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। उसके बाद में जो प्रयास करते हैं उनका नाम है मिश्र बंधु। कौन है? मिश्र बंधु। मिश्र बंधु क्या करते हैं, 5 कालखंड और 3 उपखंडों में बांटते हैं। इस प्रकार से ये टोटल 8 कालों में विभाजित करते हैं। ठीक है, इनका जो जटिल कालखंड विभाजन है ये जटिल है, अत्यधिक जटिल कालखंड विभाजन है, और ये तार्किक और वैज्ञानिक आधार नहीं लेते हैं, तार्किक और वैज्ञानिक आधार नहीं लेते हैं। ठीक है, इसलिए ये भी मान्य नहीं होता है। उसके बाद में जो प्रयास करने वाले हैं उनका नाम है आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल, देखो आचार्य शुक्ल ने 4 कालखंडों में बांटा था। आचार्य शुक्ल ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा था। ये हमने पहले भी बता दिया था, आचार्य शुक्ल ने 4 खंडों में बांटा था। कौन कौन से हैं? वीर गाथा काल, वीर गाथा काल, इनका जो टाइम बताया इन्होंने 1050 से 1375 ईस्वी संवत तक बताया था। फिर दूसरा जो नाम बताया इन्होंने भक्ति काल, इनका टाइम बताया 1375 से 1700। आगे का जो तीसरा बताया वो रीतिकाल, रीतिकाल का टाइम बताया इन्होंने 1700 से 1900। और फिर आधुनिक काल बताया, आधुनिक काल को 1900 से अब तक या अद्यतन। ठीक है, ये याद रखना आपको। आचार्य शुक्ल ने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा। कौन कौन से? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ये रट लो, कौन कौन से? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। टाइम अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो लगभग तो टाइम आप याद रखना ही पड़ेगा। चलते हैं आगे। इनकी जो विशेषताएं हैं, काल खंडों की जो विशेषताएं हैं, इन्होंने किस विशेषताओं के आधार पे इनका विभाजन किया है वो देखो। इनका वैज्ञानिक तरीका है, काल विभाजन का वैज्ञानिक तरीका है, और जटिलताओं से मुक्त है। देखो बोलने में भी कोई ज़्यादा समस्या आ नहीं रही हमें, जटिलताओं से मुक्त है। और इनके अंदर ये ऐसा भी नहीं है कि कोई विशेष व्यक्ति की स्थितियों के आधार पर काल विभाजन कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं, समग्रता का बोध लेके उसके बाद में विभाजन कर रहे हैं। तो इनकी जो सीमाएं हैं वो भी हैं कुछ। तो सीमाएं क्या हैं वो देखते हैं। ये क्या करते हैं, भक्ति काल के अंत में रीतिकाल की प्रवृत्तियां दिखने लगती हैं। इन्होंने जो विभाजन किया ना काल का, इन्होंने ये बताया भक्ति काल, वीरगाथा, पहला वीरगाथा काल, उसके बाद भक्ति काल, फिर रीतिकाल, और फिर आधुनिक काल। तो एक काल खंड के अंदर दूसरी प्रवृत्तियां नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ होता क्या है, इनका जो भक्ति काल है उसके अंत में, भक्ति काल के अंत में आके रीतिकाल की प्रवृत्तियां दिखने लग जाती हैं। क्योंकि देखो भक्ति काल पहले आ रहा है, फिर भक्ति काल के बाद में हम रीतिकाल को उस टाइम माने ना जब भक्ति काल के अंदर जो विशेषताएं थी वो सारी खत्म हो गई और नई विशेषताएं, वही नई प्रवृत्तियां शुरू हो गई। लेकिन होता क्या है, रीतिकाल की प्रवृत्तियां यहाँ भी दिखती है। ठीक है, तो इनकी ये सीमा है। दूसरा, ये भारतेंदु काल में रीतिकाल की छाप भी दिखती है। इनका जो भारतेंदु काल है वहाँ भी रीतिकाल की छाप दिखती है। भारतेंदु काल कब आता है? आधुनिक काल का जो प्रथम काल है वो भारतेंदु काल है। आधुनिक काल को भी आगे फर्दर बांटा है, आगे हम चर्चा करेंगे। आगे जो भागों में बांट रखा है उसके अंदर भारतेंदु काल है एक, और उस भारतेंदु काल के अंदर भी रीतिकाल की छाप दिखती है। तो ओवरलैप कर रही है ना इनकी प्रवृत्तियां एक काल से दूसरे काल में ओवरलैप कर रही हैं। तो इनकी कुछ ये सीमाएं होंगी। उसके बाद में देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुछ प्रयास करते हैं किसके? हिंदी साहित्य के काल विभाजन का। इनकी क्या विशेषता थी? देखो, सामान्यतः शुक्ल जी के ढांचे को स्वीकार करते हैं। ये क्या करते हैं? शुक्ल जी के ढांचे को स्वीकार करते हैं और आदिकाल की सीमा को आगे तक बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? आदिकाल की सीमा को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और 4 कालखंडों में ही विभाजन करते हैं। 4 कालखंडों में विभाजन करते हैं। ठीक है, 4 कालखंड कौन कौन से थे देखो एक बार इनकी चर्चा। 4 कालखंड है इनके। आदिकाल, इनको बताते हैं कि 1000 से 1400 ईस्वी तक, 1000 से 1400। पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700, उत्तर मध्यकाल को 1700 1900, आधुनिक काल को ये 1900 से अब तक, 1900 से अब तक है। ठीक है, अब देखो शुक्ल जी ने भी 4 कालखंडों में बांटा है और इन द्विवेदी जी ने भी 4 कालखंडों में बांटा है। अब इन्होंने जो नाम दिए वो थोड़े से अलग हैं। बस आदिकाल नाम दे दिया,
पूर्व मध्यकाल दे दिया, उत्तर मध्यकाल दे दिया, और फिर आधुनिक काल दे दिया। आधुनिक काल उनका भी है, इनका भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आदिकाल की जगह उन्होंने वीरगाथा काल बताया था, और पूर्व मध्यकाल की जगह उन्होंने रीतिकाल बताया था, ठीक है। और उत्तर मध्यकाल की जगह उन्होंने भक्तिकाल, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, पूर्व मध्यकाल की जगह उन्होंने भक्तिकाल बताया था और इसकी जगह उन्होंने रीतिकाल बताया था, ठीक है। अब यहाँ देखो, वर्तमान समय में सामान्यतः आचार्य द्विवेदी जी एवं शुक्ल जी के समन्वय पर लगभग सहमति कायम हो चुकी है। इन दोनों के समन्वित के आधार पर, समन्वय के आधार पर एक नामकरण किया गया है। इसके अंदर आदिकाल, फिर यहाँ पे भक्तिकाल, यहाँ रीतिकाल और आधुनिक काल, ये जो नाम है वो स्वीकार है। आगे चलेंगे तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो, वर्तमान समय में काल एवं उनके नाम, ये कोल लिखा गया है यहाँ, काल एवं उनके नाम। देखो, वर्तमान समय में जो स्वीकार्य नाम है वो कौन कौन से हैं और उनका समय क्या है, ये आप थोड़ा सा याद रख लेना। उसके बाद में इससे लिंक करके पीछे वाले जो शुक्ल जी के काल विभाजन का जो समय था उसको भी थोड़ा आप लिंक करके थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हैं, और द्विवेदी जी के भी बता सकते हैं। इसको थोड़ा याद कर लेना बस। इन वर्तमान समय में जो स्वीकारी है वो क्या है, आदिकाल नाम स्वीकारी है। इसका टाइम 700 से 1350 माना गया है। फिर भक्तिकाल है दूसरा, इसका टाइम 1350 से 1650 माना गया है। रीतिकाल है 1650 से 1850 माना गया है, ठीक है। उसके बाद में आधुनिक काल आता है जिसको 1850 से अत्यंत माना जाता है। तो 3 काल हो गए, 4 कालखंड हो गए। कौन कौन से? सबसे पहले आदिकाल, फिर भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल का जो समय है वो 700 से लेके 1350 मान लो। फिर भक्तिकाल का जो समय है वो 1350 से 1650। रीतिकाल का जो समय है 1650 से 1850। आधुनिक काल का जो समय है 1850 से अद्यतन। ये भी कोई फिक्स नहीं है, आप इसको भी रटने की कोशिश करो एग्जैक्ट, और फिर कहीं थोड़ा बहुत अलग मिल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग काल है, कंध है, ये कुछ टाइम एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है, इसको लगभग मानना है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं आगे थोड़ा सा और, कि इन्होंने आधुनिक काल का विभाजन, अब आधुनिक काल का भी विभाजन हो रखा है प्रेजेंट टाइम में, तो आधुनिक काल का विभाजन किस आधार पे कर रखा है और कैसे 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 कर रखा है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक काल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले भारतेंदु युग आता है। आधुनिक काल का विभाजन है, ये आधुनिक काल का विभाजन है। सबसे पहले भारतेंदु युग आता है 1850 से 1900 तक। फिर द्विवेदी युग आता है 1900 से 1918 तक। फिर छायावाद आता है 1918 से 1936 तक। प्रगतिवाद आता है 1936 से 1943 तक। प्रयोगवाद आता है 1943 से 1951 तक। फिर नई कविता आती है 1951 से 1960 तक। साठोत्तरी कविता आती है 1960 से अब तक, ठीक है। तो ये एक बार दोबारा देख लो, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, कैसे भी याद कर लेना, एक बार करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं थोड़ा। अब यहाँ देखो, गद्य विद्याओं का भी विभाजन अलग से किया गया था। जो गद्य विद्याएं हैं, गद्य विद्याओं का मतलब आप समझ गए ना, जो गद्यांश होते हैं, आप जैसे जिनको हम गा नहीं सकते, वो साहित्य, गद्य साहित्य बोलते हैं जिसको। गद्य साहित्य का विभाजन किया गया था, और गद्य साहित्य का जो विभाजन है वो कैसे कैसे और 4 भागों में बांट रखा है, कैसे कैसे देख लेते हैं। जो गद्य विद्याओं के अंदर सबसे पहले उपन्यास आता है, उपन्यास भी आता है गद्य विद्याओं में। तो उपन्यास का विभाजन किस आधार पे किया है, प्रेमचंद के आधार पे किया है। तो प्रेमचंद युग के आधार पे करने की वजह से इसको 4 भागों में बांट दिया। प्रेमचंद पूर्व युग, आयोग लिखा गया है यहाँ, प्रेमचंद पूर्व युग, फिर प्रेमचंद युग, फिर प्रेमचंदोत्तर युग, और फिर स्वतंत्रता युग। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद में स्वतंत्रोत्तर युग कर दिया गया। तो उपन्यास का विभाजन 4 प्रकार से, कैसे, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद्रोत्तर युग और स्वतंत्रता युग, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, हम कहानी का विभाजन देखते हैं। कहानी का विभाजन कर रखा है। कहानी का विभाजन कैसे, प्रेमचंद के आधार पर कर रखा है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद्रोत्तर युग। जो प्रेमचंद्रोत्तर युग है उसको फिर आगे फर्दर कई भागों में बांट दिया। उनमें कौन कौन से हैं देख लो। नई कहानी, ए कहानी, सहज कहानी, सक्रिय कहानी, सम्मानित कहानी, सचेतन कहानी और समकालीन कहानी, ठीक है। ये आपके फिर कहानी के आगे फर्दर प्रेमचंद्रोत्तर युग के बाद की जो कहानी है उनको भी आगे फिर फर्दर डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ये जब कहानी पढ़ेंगे तो और डिटेल से पढ़ेंगे, इनकी टेंशन नहीं करनी। एक बार थोड़ा सा आपको पता चल जाए कि कैसा कैसा हो रखा है, ये इसलिए बता रहे हैं बीच में। अब नाटक का विभाजन कर रखा है। नाटक का विभाजन प्रसाद के आधार पर कर रखा है। प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग। नाटक को आप याद रखना, कहानी और उपन्यास प्रेमचंद से संबंधित है तो प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर कर देना।
ठीक है। उसके बाद में नाटक को याद रखना, प्रसाद से संबंधित, प्रसाद पूर्व, प्रसादोत्तर युग और प्रसाद युग। उसके बाद में जो आगे चलते हैं, थोड़ा सा आलोचना की बात करते हैं। तो आलोचना शुक्ल जी एक बड़े अच्छे आलोचक थे, तो शुक्ल जी के आधार पर कर देते हैं शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, और इन्हीं के आधार पर निबंध का भी विभाजन कर देते हैं। निबंध का विभाजन भी कैसे होता है, शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। ये हो गया विभाजन, मैंने अभी बता दिया पूरी हिंदी साहित्य के अंदर किस किस प्रकार से किसका विभाजन कर रखा है। 4 काल हैं, एक बार मैं रिवीजन करवा दूंगा आपका। देखो 4 काल हैं, कौन कौन से, यहीं पे देख लो। 4 कालों के अंदर सबसे पहले आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीतिकाल, ठीक है, फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल को आगे फिर बांट दिया फर्दर, कौन कौन से में आधुनिक काल को आगे बांट रखा है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, फिर उसके बाद में नई कविता, साठोत्तरी कविता। ये आधुनिक काल का विभाजन हो गया था। और फिर उसके बाद में हमने उपन्यास के बारे में बताया कि उपन्यास का विभाजन 4 तरीके से कर रखा है प्रेमचंद के आधार पे। तो प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद्रोत्तर युग और स्वतंत्र युग। उसके बाद कहानी का भी प्रेमचंद के आधार पे विभाजन है। कहानी का कैसे बताया था आपको, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद्रोत्तर युग, ठीक है। और फिर हमने ये बता दिया था कि प्रेमचंद्रोत्तर युग की कहानियाँ हैं, उनको फिर कई आगे फर्दर डिवाइड कर रखा है। कैसे, उसमें बता देते हैं कि नई कहानी है, कहानी है, सहज कहानी है, सक्रिय कहानी है, समांतर कहानी है और सचेतन कहानी है, समकालीन कहानी है। ये याद कर लेना कौन कौन सी, नई कहानी, कहानी, सहज कहानी, सक्रिय कहानी, समांतर कहानी, सचेतन कहानी और समकालीन कहानी, ठीक है। उसके बाद में नाटक का बताया था कि नाटक प्रसाद से संबंधित है, तो प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, ठीक है। फिर आलोचना की बात करें तो शुक्ल जी आलोचक थे, आपको पता है। तो इनका जो विभाजन है वो किसके आधार पे कर दिया, शुक्ल जी के आधार पे, शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ठीक है। और जो शुक्लोत्तर युग की बाद की जो आलोचनाएं हैं उनको फिर आगे कई भागों में बांटते हैं, जैसे स्वच्छंदवादी आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, मनोविश्लेषणात्मक आलोचना, नई समीक्षा, समकालीन समीक्षा। ये हम आगे जब पढ़ेंगे तब चर्चा कर लेंगे। और निबंध भी बता दिया आपको कि निबंध भी शुक्ल जी के आधार पर है, तो शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ठीक है। इतनी बात आपकी यहाँ कंप्लीट होती है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा तत्व था साहित्य इतिहास लेखन का, जो दूसरा तत्व था नामकरण, उसके ऊपर आते हैं। नामकरण की बात करते हैं। नामकरण में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ये देखें कि नामकरण का आधार क्या हो, नामकरण का आधार क्या हो, हम किस आधार पे नाम रखें। और फिर दूसरी बात करते हैं कि नामकरण की जरूरत क्यों पड़ रही है, भाई नामकरण की जरूरत भी क्यों है ये भी देखेंगे। और फिर नामकरण की जरूरत है तो फिर उसका आधार क्या होना चाहिए, इन बातों की चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो देखो ये क्वेश्चन आप जब मेंस में लिखोगे इस आधार पे, क्योंकि ये बात ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि हिंदी साहित्य में काल विभाजन और उसके नामकरण की समस्याएं के ऊपर टिप्पणी लिखी है। तो जब इनकी चर्चा कर लेते हैं कि उनका आधार क्या होना चाहिए, ज़रूरत क्यों है, ये ऐसे बिंदुओं की चर्चा कर लेते हो ना, तो वो थोड़ा प्रभावी बन जाएगा आपका आंसर। चर्चा करते हैं। देखो आधार क्या होना चाहिए, आधार साहित्यिक प्रवृत्तियों को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। आधार के अंदर क्या है, हमें साहित्यिक प्रवृत्तियों को प्राथमिकता देनी चाहिए, साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर नाम रखना चाहिए। और दूसरा वह कारण या विशेषता जिससे तत्कालीन साहित्य का स्वरूप निर्धारित हो रहा हो। ऐसी कोई विशेषता हो सकती है, मेजर चेंजेज हो सकते हैं, मेजर कोई घटना हो सकती है जिसके आधार पर साहित्य उस समय के साहित्य का स्वरूप निर्धारित हो रहा है, तो उस विशेषता को भी आधार पर नाम दे सकते हैं। फिर निर्विशेष नामकरण भी, अगर ऐसी कोई विशेषता हमें नहीं मिल रही है तो हम निर्विशेष नामकरण कर सकते हैं, निर्विशेष नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं जरूरत क्यों है भाई नामकरण की। तो जरूरत इसलिए है कि कालखंड की स्पष्टता पता हो जाए, भाई कालखंड की स्पष्टता पता चल जाए, इसलिए नाम तो जरूरी है। फिर इतिहास की समग्रता का भी अवबोध हो जाए हमें, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, नामकरण करना पड़ता है। तो अब देखो नामकरण की समस्याएं क्या है, नामकरण की समस्याएं क्या है। मैंने आपको 4 काल बता दिए, कौन कौन से, वीरगाथा, फाइनल जो आज के रूप में जो स्वीकार्य हैं उन्हीं की बात करते हैं। आदिकाल, फिर उसके बाद में भक्ति काल, रीतिकाल और फिर आधुनिक काल, ठीक है। तो इन नामकरणों के अंदर समस्या कहाँ कहाँ है इसकी चर्चा करते हैं। तो नामकरण की समस्या की बात करते हैं कि समस्या है भी और नहीं भी, किसको लेकर समस्या है और किसको लेकर समस्या नहीं है, इसकी चर्चा करते हैं। तो जिसके संबंध में समस्या है, समस्या नहीं है, उनकी बात करते हैं। भक्ति काल के नामकरण को लेकर कोई समस्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भक्ति काल के कारण, भक्ति काल के दौरान भक्ति आंदोलन की व्यापकता थी और उसका साहित्य पे बहुत ज़्यादा प्रभाव भी था, इसलिए इसको स्वीकार कर लिया भक्ति काल, ठीक है। और दूसरा आधुनिक काल को लेकर भी नामकरण की कोई समस्या नहीं है, आधुनिक काल को लेकर नामकरण की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आधुनिक प्रवृत्तियों के कारण ये स्वीकार्य है। साहित्य इतिहास में
आधुनिक प्रवृत्तियों के कारण ये आधुनिक काल नाम स्वीकार्य है। तो समस्या है कहाँ पे, किसको लेकर समस्या है? तो समस्या जहाँ है वो है आदिकाल को लेकर। आदिकाल कहूँ मैं या प्रारंभिक काल कहूँ, एक ही बात है। आदिकाल को लेकर है और रीतिकाल को लेकर है। आदिकाल को लेकर है और रीतिकाल को लेकर है। ठीक है, इन दो को लेकर समस्या है। तो ये समस्या क्या है ये हम बाद में चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, जब आदिकाल पढ़ेंगे तब अच्छी तरह से चर्चा कर लेंगे नामकरण की क्या समस्या है, ये आदिकाल पढ़ते टाइम करेंगे। और रीतिकाल में क्या समस्या है ये रीतिकाल पढ़ते हुए उस टाइम पे चर्चा करेंगे। अगर मैं यहाँ थोड़ी बहुत अगर चर्चा करने की भी बात करूँ तो इसके मैं संक्षेप में बता देता हूँ आपको कि क्या समस्या है। देखो, आदिकाल की समस्याएं ये है कि आदिकाल के नाम के लिए विभिन्न मत हैं। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने तो ये बताया था कि चारण काल नाम होना चाहिए। फिर मिश्र बंधु ने इनको प्रारंभिक काल नाम दिया था। फिर शुक्ल जी ने भी बताया, पता आपको, वीरगाथा काल नाम दिया था इसको। और फिर उसके बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, वो बीज विपण काल नाम देते हैं। राम कुमार वर्मा हैं, उनको संधि काल नाम देते हैं, संधि काल नाम देते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो इनको आदिकाल नाम देते हैं। तो इस प्रकार से देखो अनेक साहित्यकार अलग अलग नाम दे रहे हैं और अनेक साहित्यिक प्रवृत्तियों की उपस्थिति भी है यहाँ पे। और इन उपस्थिति के कारण से भी अलग नाम दे रहे हैं, क्योंकि शुक्ल जी वीरगाथा काल, क्योंकि वीरता के कुछ रचनाएं ज़्यादा मिलती हैं इसलिए इनको वीरगाथा काल कहते हैं। ठीक है, चारण काल देते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन जी, क्योंकि चारण उस टाइम पे जो ग्रंथ लिखने वाले थे वो चारण अधिक थे, चारण ही ये काम करते थे, तो उनके कारण वो कहते हैं कि चारण काल नाम होना चाहिए। तो ये अनेक साहित्यिक प्रवृत्तियों की उपस्थिति के कारण क्या होता है कि किसी एक विशेष प्रवृत्ति को हम नामकरण का आधार नहीं बना पा रहे हैं, इस कारण ये समस्या बनी हुई है। लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक मान्यता बन चुकी है कि आदिकाल को एक निर्विशेष नामकरण के आधार पे इसको आदिकाल को मान्य कर लिया जाना चाहिए। ठीक है, और इसी प्रकार से रीतिकाल को लेकर भी समस्या है, तो वो हम रीतिकाल पढ़ेंगे तब पता कर लेंगे, अच्छी तरह से पढ़ लेंगे उसको। चलो आगे वाले बिंदु पे चलते हैं। हमने आपको ये बता रखा था साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के जो मुख्य तत्व हैं वो 4 हैं, जिसके अंदर हमने अभी काल विभाजन पे चर्चा कर ली, नामकरण पे चर्चा कर ली। अब इतिहास दर्शन पे चर्चा करने वाले हैं। कहाँ? इतिहास दर्शन पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इतिहास दर्शन के अंदर देखो, इतिहास दर्शन का मतलब क्या है? इतिहास दर्शन का मतलब क्या है? इतिहास दर्शन का मतलब ये है कि इतिहास लेखन के समय इतिहासकार का दृष्टिकोण कैसा है, किस दृष्टिकोण से वो इतिहास को लिख रहा है, वही इतिहास दर्शन है। समझ में आ गई बात? इतिहासकार का दृष्टिकोण इतिहास दर्शन हो गया। ठीक है, अब चर्चा करते हैं इसकी पूरी डिटेल से। हमने आपको ये बता दिया कि साहित्य इतिहास लेखन को हमने 3 भागों में बांट रखा है, शुक्ल पूर्व, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर। तो शुक्ल पूर्व इतिहास लेखन में इतिहास दर्शन की बात करते हैं कि कैसा इतिहास दर्शन है, इतिहास बोध कैसा है। इतिहास दर्शन को, इतिहास बोध को, एक ही बात है, कैसा है। देखो, शुक्ल पूर्व इतिहास लेखन में कोई निश्चित इतिहास बोध नहीं है, इतिहास बोध नहीं है, ना कोई निश्चित दृष्टिकोण है। ठीक है, अनौपचारिक लेखन के दौरान तो ये शून्य ही है, इतिहास बोध है ही नहीं, इतिहास दृष्टिकोण से लिखा ही नहीं गया वो ग्रंथ, वो उसमें इतिहास बोध कहाँ से आएगा। ठीक है, उसके बाद औपचारिक लेखन के दौरान जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु में सीमित मात्रा में है, इतिहास बोध है सीमित मात्रा में, लेकिन उसमें निश्चयात्मक व्याख्या नहीं की। उन्होंने क्या किया? निश्चयात्मक व्याख्या नहीं की थी। ये निश्चयात्मक नाम है, यहाँ मिसप्रिंट हो रखा है, निश्चयात्मक व्याख्या नहीं की थी। ठीक है, जैसे बात करें जॉर्ज ग्रियर्सन एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण रखते हैं, मिश्र बंधु हैं वो रीतिवादी दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन इन्होंने इसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं की थी, स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं की। ठीक है, अब आगे वाला जो बिंदु है हमारा वो है शुक्ल, आचार्य शुक्ल के दौरान इतिहास दर्शन की बात कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल के दौरान इतिहास दर्शन की बात करते हैं तो शुक्ल के दौरान ही इतिहास दर्शन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। आचार्य शुक्ल के दौरान स्पष्ट रूप से दर्शन शुरू होता है और इनका जो दृष्टिकोण था वो कौन सा था? प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण था। कैसा था? प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण था। इतिहास के निश्चित एवं वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर व्याख्या करते हैं। ये क्या करते हैं? इतिहास के निश्चित और वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर व्याख्या करते हैं। ठीक है, निश्चित और वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर व्याख्या करते हैं। इस कारण से ये क्या करते हैं शुक्ल जी? जाति, वातावरण तथा क्षण को महत्व देते हैं, जाति, वातावरण तथा क्षण को महत्व देते हैं। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं थोड़ा सा। शुक्लोत्तर युग में इतिहास दर्शन की बात करते हैं। शुक्लोत्तर युग में इतिहास दर्शन की बात, शुक्लोत्तर युग में जो इतिहासकार हैं वो कौन कौन से थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, ठीक है, रामविलास शर्मा थे, गणपति चंद्र गुप्त थे, ये थे। तो इनकी बात कर लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो दृष्टिकोण है वो परंपरावादी दृष्टिकोण था। परंपरावादी दृष्टिकोण का मतलब ये है कि ये रचनाकार के मूल्यांकन में ये देखते हैं कि वह अपनी परंपरा से कैसे प्रभावित है। ठीक है, परंपरावादी दृष्टिकोण में क्या देखा जाता है? रचनाकार के मूल्यांकन में ये देखा जाता है कि वह अपनी परंपरा से कैसे प्रभावित है।
ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर रामविलास वर्मा, डॉक्टर रामविलास वर्मा की बात करते हैं। इनका जो दृष्टिकोण है वो कौन सा है? मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। इनमें क्या होता है कि साहित्य घटना मूलतः अर्थव्यवस्था के ढांचे से निर्धारित होते हैं। इनका जो दृष्टिकोण ये कहता है कि साहित्यिक घटना है वो अर्थव्यवस्था के ढांचे से निर्धारित होती है। तो इस प्रकार से साहित्यिक अर्थव्यवस्था की घटनाओं को थोड़ा केंद्र में रखेंगे। जो अगला बिंदु आता है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की बात करते हैं। इनका जो दृष्टिकोण है वो अति वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, अति वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और ये क्या करते हैं? प्रत्येक घटना की व्याख्या पूर्ण तार्किक वर्गीकरण और विश्लेषण से करने का प्रयास करते हैं। ये आपको पता चल गया यहाँ पे इतिहास दर्शन की बात, ठीक है। इतिहास दर्शन हमने बता दिया, आपको ये याद रख लेना है। एक बार रिवीजन कर देता हूँ फिर से कि इतिहास दर्शन का मतलब समझ लो कि इतिहास लेखन के समय इतिहासकार कौन सा दृष्टिकोण रखता है, दृष्टिकोण है वो इतिहास दर्शन है, ठीक है। तो हमने पूरे इतिहास लेखन को 3 भागों में बांट रखा है, शुक्ल पूर्व, शुक्ल युगीन और शुक्लोत्तर। तो शुक्ल पूर्व जो इतिहास लेखन है उसके अंदर 2 प्रकार के इतिहास लेखन की परंपरा रही है। कौन सी? अनौपचारिक, एक औपचारिक। अनौपचारिक में इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं गया तो इतिहास बोध यहाँ शून्य मिलेगा, यहाँ इतिहास बोध शून्य मिलेगा, कोई इतिहास बोध नहीं है। जैसे भक्तमाला वहाँ की एक रचना है, कालिदास हजारा वहाँ की रचना है, कविमाला है, ये सब उस टाइम की है, लेकिन इनके अंदर इतिहास बोध है ही नहीं, इतिहास बोध इनमें है नहीं, ठीक है। उसके बाद में औपचारिक लेखन आता है। औपचारिक लेखन करने वाले जो इतिहासकार है वो कौन कौन से थे? मैं नाम बता देता हूँ एक बार। गारसाद ताशी थे, फिर शिव सिंह सरोज थे, ठीक है। अब ये जो गारसाद ताशी हैं और शिव सिंह सरोज हैं, इनके पास तो कोई दृष्टिकोण है नहीं, निश्चित दृष्टिकोण है नहीं। फिर मैंने यहाँ चर्चा की थी जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, इनके पास सीमित मात्रा में इतिहास दर्शन है, लेकिन वो निश्चयात्मक व्याख्या नहीं कर पाते हैं। और जो जॉर्ज ग्रियर्सन का दृष्टिकोण मैंने बताया था साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है, और यहाँ मिश्र बंधु का जो दृष्टिकोण बताया रीतिवादी दृष्टिकोण बताया था, ठीक है। उसके बाद में हमने आचार्य शुक्ल के दौरान इतिहास बोध की बात की थी। इसके अंदर आचार्य शुक्ल के समय से स्पष्ट रूप से इतिहास बोध दिखाई देने लगता है। और शुक्ल जी का जो इतिहास दर्शन है वो कौन सा है? प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है। और प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण में होता है क्या है कि ये प्रत्येक इतिहास की जो जितनी भी घटनाएं हैं उनको निश्चित वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। और शुक्ल जी ने जाति, वातावरण और क्षण को महत्व दिया था। और ये जाति, वातावरण और क्षण ये तद्युगीन परिस्थितियाँ, उस समय की परिस्थितियाँ थी, इनको अधिक महत्व दिया था, ठीक है। उसके बाद में हमने ये बताया कि शुक्लोत्तर युग में इतिहास दर्शन की बात की थी। शुक्लोत्तर युग में हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात की थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो दृष्टिकोण है परंपरावादी दृष्टिकोण था। परंपरावादी दृष्टिकोण में क्या होता है कि ये रचनाकार के मूल्यांकन करते समय ये देखते हैं कि वो अपनी परंपरा से कैसे प्रभावित है। उसके बाद में डॉक्टर रामविलास वर्मा की बात की थी। इनका जो दृष्टिकोण मार्क्सवादी है ही। इसमें क्या होता है कि ये साहित्य घटना मूलतः अर्थव्यवस्था के ढांचे से प्रभावित है, ऐसा मानते हैं। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की बात की, ये अति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। अति वैज्ञानिक दृष्टिकोण होने के कारण क्या करते हैं कि प्रत्येक घटना की व्याख्या पूर्ण तार्किक वर्गीकरण और विश्लेषण से करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आपकी इतिहास दर्शन की बातें कंप्लीट होती है। और अगला जो बिंदु हमारा आता है वो हम ये करते हैं कि साहित्य के इतिहास का आरंभ का समय की बात करते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभ का समय कब से होता है ये देखते हैं। देखो, हिंदी साहित्य के आरंभ के समय को लेकर विवाद है। हिंदी साहित्य के आरंभ के समय को लेकर क्या है? विवाद है। विवाद क्या है कि कोई तो इसको 7वीं सदी से मानते हैं कि 7वीं सदी से हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू हो गया था, और कोई बताता है कि ये 10वीं शताब्दी से शुरू होता है, कोई इसको 12वीं शताब्दी से बताते हैं, और कोई इसको 14वीं शताब्दी से बताते हैं। एक एक चर्चा कर लेते हैं कि 7वीं शताब्दी से बताते हैं तो क्यों बताते हैं, और फिर इसको मानते हैं तो क्यों मानते हैं, नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते। 10वीं शताब्दी से क्या कारण है और क्यों माने या क्यों नहीं माने। 12वीं से क्या कारण है, माने या नहीं माने, क्यों नहीं माने, ठीक है। 14वीं शताब्दी की बात करेंगे, क्यों माने क्यों ना माने। आगे चलते हैं थोड़ा सा, 7वीं शताब्दी की बात करते हैं कि 7वीं शताब्दी से जो शुरुआत मानने वाले हैं उनमें जॉर्ज ग्रियर्सन है। जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि 7वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू हो जाता है। दूसरे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, और डॉक्टर नंगेंद्र है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि स्वयंभू हिंदी के सबसे पहले कवि थे, ठीक है। और डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि सरप्पा हिंदी के सबसे पहले कवि थे। ये जब हम आदिकाल पढ़ेंगे उस टाइम पे देख लेंगे स्वयंभू कौन थे, सरप्पा कौन थे, इनकी रचनाएं कौन सी हैं, इनकी चर्चा हम थोड़ा आगे कर लेंगे। इसको थोड़ा सा आप इतना ही ये समझ लो कि
समय जो है हिंदी साहित्य का जो समय है वो जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नगेंद्र, ये कहते हैं कि 7वीं शताब्दी से शुरुआत होती है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू को ही पहला कवि मानते हैं, नगेंद्र सरहप्पा को पहला कवि मानते हैं। अब हम इस 7वीं शताब्दी को मान क्यों नहीं सकते, वास्तव में हिंदी साहित्य का आरंभ का समय इसको क्यों नहीं मान सकते? इसके पीछे कारण है, क्योंकि ये अपभ्रंश की काल सीमा है। कौन सी? 7वीं से 19वीं शताब्दी। अपभ्रंश की काल सीमा होने की वजह से या तो हमें अपभ्रंश को और हिंदी को एक ही भाषा मानना पड़ेगा, या तो हमें अपभ्रंश को और हिंदी को एक ही भाषा मानना पड़ेगा। अगर एक भाषा मानते हैं तो ये समस्या आती है कि अपभ्रंश और हिंदी अलग अलग विशेषताएं लेके बैठी हैं। इसलिए वास्तविकता ये है कि अपभ्रंश और हिंदी एक भाषा नहीं है, ये अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है, अलग अलग भाषाएं हैं, तो इसको हम हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ नहीं मान सकते। इतना समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। दूसरा जो बिंदु है 10वीं शताब्दी की बात करते हैं कि 10वीं शताब्दी के अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास का आरंभ होता है। ये किसका मत है? ये मत है आचार्य द्विवेदी जी का, आचार्य द्विवेदी जी का और आचार्य शुक्ल जी का। ठीक है, इन दो के मत हैं, आचार्य द्विवेदी और आचार्य शुक्ल। 10वीं शताब्दी में आचार्य द्विवेदी और आचार्य शुक्ल जी ये मानते हैं कि 10वीं शताब्दी से साहित्य इतिहास की शुरुआत होती है हिंदी साहित्य की। अब आचार्य द्विवेदी बताते हैं इसके पीछे कारण, भाषिक कारण बताते हैं कि भाषा का यहीं से आरंभ होता है, इसलिए ये 10वीं शताब्दी से शुरुआत मानेंगे। और आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? देखो, 7वीं शताब्दी से काफ़ी समय तक सांप्रदायिक रचनाएं होती रहती हैं। ये कहते हैं कि 7वीं शताब्दी से कुछ ग्रंथ लिखने तो शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये सांप्रदायिक रचनाएं होती रहती हैं जिन्हें हम साहित्य नहीं मान सकते। वास्तविक रूप से साहित्य 1050 या 1993 के आसपास ही शुरू होता है। ठीक है, तो ये आचार्य शुक्ल जी का मत है। उसके बाद में जो अगला बिंदु है हमारा, वो है 12वीं शताब्दी की बात करते हैं। तो 12वीं शताब्दी से जो शुरुआत मानने वाले हैं वो कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हैं, डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा है, हरीशचंद्र वर्मा। गणपति चंद्रगुप्त क्या कहते हैं? भरतेश्वर बाहुबली रास पहली रचना है। हिंदी साहित्य की पहली रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास। अब देखो, समझ गए बात को? कारण क्या है इसका? अपभ्रंश अवहट से गुजरते हुए ही पुरानी हिंदी का विकास होता है। और अपभ्रंश और अवहट का जो समय है, अपभ्रंश का समय 7 से 9वीं शताब्दी है, 9वीं से 11वीं शताब्दी अवहट का समय है। तो पुरानी जो हिंदी का समय है वो 12वीं शताब्दी आता है। तो यहाँ जब भाषा पुरानी हिंदी यहाँ से शुरुआत हो रही है तो साहित्य तो अभी रचा जाएगा ना। इसलिए ये कहते हैं कि 12वीं शताब्दी से ही हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू होता है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, 14वीं शताब्दी की बात करते हैं। इसके अंदर ये कारण दिया गया है कि भाषिक संक्रमण का दौर पूर्णतः समाप्त होता है, तभी वास्तविक हिंदी का विकास होता है। और यहाँ से ही 14वीं शताब्दी से ही वास्तविक हिंदी का रूप सामने आता है। इसलिए हिंदी साहित्य भी यहीं से शुरू होता है। ठीक है, अब हम लास्ट में निष्कर्ष पे पहुँच जाते हैं। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष की बात यह है कि 10वीं शताब्दी के आसपास ही माना जाए। निष्कर्ष ये है कि 10वीं शताब्दी के आसपास ही हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है। ठीक है, अब कारण क्या है? क्योंकि भाषिक संक्रमण एक निश्चित स्थिति तक पहुंचने चुका था। इस टाइम पे आके 10वीं शताब्दी के आगे भाषिक संक्रमण निश्चित स्थिति तक पहुंच चुका था और प्रारंभिक लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इसलिए हम 10वीं शताब्दी से ही हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ भी कंप्लीट हो गया। एक तरह से ये टॉपिक कंप्लीट है कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब हुआ था। समझ गए बात? आगे वाला जो बिंदु है हमारा वो है हिंदी साहित्य इतिहास का पुनर्लेखन। हिंदी साहित्य इतिहास का पुनर्लेखन, इस बिंदु को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब तब तक अगर ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।